चलो देखो, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम क्या होता है उस पे हम चर्चा करेंगे। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। देखिए, न्यूटन जो है वो गति के संबंध में 3 ठो समीकरण भी दिए हैं। तीनों समीकरण हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उनका निगमन भी कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो नियम है, समीकरण नहीं है। तो न्यूटन ने गति के विषय में नियम भी दिया था, समीकरण तो दिया ही दिया था 3, लेकिन नियम भी दिया था 3। तो नियम अगर पूछेगा तो जो हम बताने जा रहे हैं वो लिखिएगा, और जब समीकरण पूछेगा तो जो हम बता चुके हैं वो लिखिएगा। तो बता चुके क्या है, v बराबर u प्लस at गति का प्रथम समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का तृतीय समीकरण। ये 3 समीकरण है। आज जो हम बात करेंगे वो नियम है, ठीक है। तो देखिए, गति का प्रथम नियम क्या है, ठीक है। गति के प्रथम नियम में न्यूटन का ये मानना है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। यही न्यूटन का पहला नियम भी है, यही जड़त्व का नियम भी है, यही जड़त्व का सिद्धांत भी है। तो अगर आपसे पूछे न्यूटन का पहला नियम पूछे, या जड़त्व का नियम पूछे, या जड़त्व का सिद्धांत पूछे, तो सब में आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्या नियम था, प्रत्येक वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, पसंद करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कौन है, कौन हिला दिया इसको? कोई हिलाया नहीं है सर, ठीक है, न लगाया जाए। यही न्यूटन साहब का प्रथम नियम था, ठीक है। इसे जड़त्व का नियम या जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, हर वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, ठीक है, जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे। अगर आप बल लगा रहे हैं तो वो इस बात का प्रमाण है कि वह वस्तु दूसरे अवस्था में आना नहीं चाह रही है, इसीलिए आप बल लगा रहे हैं। अगर उसको दूसरे अवस्था में आना होता तो बिना बल लगाए आ जाती, लेकिन ऐसा
नहीं होता है, आपको हर हाल में उस पर बल लगाना पड़ता है। कोनो भैंस या भैंस भैंस देखे हो ना, हाँ भैंस, वो भैंस के कबू कबू ऐसा वाला बुलाओ तो आ जाती है, उसको बल नहीं लगाना पड़ता है। और कभी कभी नहीं आती है तो बल लगाना पड़ता है, सही है ना, ढकेलना पड़ता है। इसका मतलब वो आना नहीं चाह रही है, फिर भी हम उसको ले जाना, तो वो आपका विरोध कर रही है ना, इसलिए आप क्या करोगे, धक्का मारोगे, मारोगे नहीं मारोगे। तो यही न्यूटन का पहला स्टेटमेंट था। हर वस्तु, वो तो जीव है, वस्तु क्या है, निर्जीव है, वो तो आपका न सुनेगी न बोलेगी, वो जहाँ रहेगी वहीं पड़ी रहेगी, उसको ले जाना है आपको पड़ेगा। तो बल किसको लगाना पड़ेगा, पड़ोसी को, आपको। तो जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, समझ लीजिए वो वस्तु आपका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, वो नहीं चाह रही है कि हम वहां जाएं, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा हर वस्तु में ये गुण होता है, हर वस्तु में ऐसा गुण होता है, वो नहीं चाहती है कि हम अपने अवस्था को बदलें। अगर आपको बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक बा। तो ये प्रथम नियम समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे संवेग किसे कहते हैं, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ध्यान देना, अगर मान लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी, हाँ हाँ चलो, फोर व्हीलर है, ये दिख रहा है ना, तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा, सही है, और ये चल रही है तो इसका कुछ वेग होगा, ठीक। तो रैखिक संवेग क्या है कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है वही उसका क्या कहलाता है, रैखिक संवेग। रैखिक संवेग इसलिए कि ये वेग कौन सा वेग है, रेखिक वेग है। ये जो v है ना, ये रैखिक वेग है। अगर ये कोणीय वेग होता तो इसको हम कोणीय संवेग बोलते, यानी जब वो वृत्त में गति कर रहा होता तो वो कोणीय वेग होता, तो उसे हम कोणीय संवेग कहते। लेकिन ये तो रोड पे दौड़ रही है, तो रोड कैसा होता है, रैखिक होता है, इसलिए इसके वेग को हम क्या कहेंगे, रैखिक वेग। तो रैखिक वेग का जब इसके द्रव्यमान में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, संवेग। कौन सा, रैखिक संवेग, ठीक है। तो लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु के, समझो इधर, किसी गतिशील वस्तु के क्या द्रव्यमान और उसके रैखिक वेग, रैखिक वेग यानी v के गुणनफल को, गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं, कहते हैं। इसे किसे, इसे कहते हैं, हाँ हैं, इसे P से, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चूंकि रैखिक संवेग सदिश राशि है, इसलिए हम इसको वेक्टर P बराबर m इंटू वेक्टर
भी लिखते हैं। ऐसे रैखिक संवेग का ये सूत्र है। ठीक है, वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, सदिश सदिश का गुणनफल क्या होता है? सदिश। तो संवेग सदिश राशि है। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखेंगे संवेग एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा संवेग का SI क्या? मात्रक। क्या होता है? किग्रा मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक होगा SI मात्रक। अगर CGS मात्रक कहता कि बताइए संवेग का CGS मात्रक, तो किग्रा की जगह हो जाएगा ग्राम और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति, ये उसका CGS मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो देखिए ये हम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का अब क्या लिखते हैं हम? भी वेग है, वेग का क्या होता है? L T पे माइनस, तो हो गया संवेग का विमीय सूत्र M L T पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये संवेग के विषय में हमने बताया। कोई भी वस्तु अगर वो गति कर रही है तो उसका संवेग होगा। क्यों? क्योंकि अगर वस्तु है तो द्रव्यमान तो होना ही होना है, और गति कर रही है तो वेग भी होना है। बिना वेग का गति करेगी? हैं? कौन भैंस है वो एक जगह चुपचाप खड़ा हो तो क्या उसका संवेग होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वेग क्या है? जीरो, गति नहीं कर रही है ना। वो एक जगह खड़ी है तो भी क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। तो भी की जगह जीरो रख के गुणा करोगे तो संवेग क्या हो जाएगा? जीरो। तो जो वस्तु विराम में है, रुकी है, उसका संवेग क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर वस्तु गति कर रही है तो द्रव्यमान, वस्तु है तो द्रव्यमान तो है, वो तो फिक्स है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन द्रव्यमान सब में होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रुकी है तो संवेग जीरो होगा। अगर वो गति कर रही है तो संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, लिख लो फिर आगे सब बताएं। देखो इधर, विशेष स्थितियां। पहला पॉइंट, मान लो दो वस्तु है, एगो भारी एगो हल्का, और दोनों वस्तु समान वेग से गति कर रही है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा और किसका संवेग कम? ठीक है, दो वस्तु में यदि दो वस्तुएं समान वेग से क्या है? गतिशील है, तो अगर दो वस्तुएं समान वेग से चल रही, मान लो एगो हई है, ठीक, एगो तो ही है, और यही के बगल में एक हई है, ठीक, दोनों समान वेग से चल रहे हैं। इसका भी वेग क्या है और इसका भी वेग क्या है? भी। लेकिन एकर द्रव्यमान का और एकर द्रव्यमान, मतलब इसका द्रव्यमान का हो और इसका द्रव्यमान का हो, लेकिन वेग दोनों का हो बराबर। मतलब मंगलिनिया नेपलिनिया दोनों एक साथ चलत हैं बराबर वेग से, लेकिन हई का बा मोट, हई का बा, एकर द्रव्यमान का होई और एकर द्रव्यमान का होई, तो द्रव्यमान ज्यादा और कम हो गए, वेग बराबर हो गए, तो संवेग के कर ज्यादा हुई। तो देखो
यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिशील हैं तो पहली वस्तु का इस वस्तु का संवेग p1 बराबर क्या होगा, उसका द्रव्यमान गुणित उसका वेग। दूसरी वस्तु का p2 बराबर क्या होगा, उसका द्रव्यमान गुणित उसका वेग। ये पहली वस्तु के लिए। और ये तो क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो तो क्या आएगा, p1 बटा बराबर m v बटा m v, भी से भी तो क्या आया, p1 बटा बराबर m बटा, समझ में आई बात। कैपिटल M जो है स्मॉल m से क्या है, बड़ा है ना। चूंकि कैपिटल M क्या है, चूंकि कैपिटल M जो है स्मॉल m से क्या है, बड़ा है। मतलब ये दोनों भिन्न बराबर है, लेकिन इस भिन्न का अंश हर से बड़ा है, तो इस भिन्न का भी अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा। तब P2 से बड़ा कौन होगा, P1। मतलब अगर दो वस्तुएं समान वेग से चलेंगी तो जो वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा। देखो P1 किसका संवेग था, बड़ी वाली का, और P2 किसका संवेग था, छोटे वाले का। तो जब P1 का द्रव्यमान बड़ा है छोटे के द्रव्यमान से तो P1 बड़ा होगा P2 से। समझ में आया। अगर एगो कार हो एगो ट्रक हो तो कार का द्रव्यमान क्या होगा, कम, ट्रक का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा। दोनों बराबर वेग से चल रहे हैं, दोनों एक बराबर मौरीपुर से महेसरा की ओर चल रहे हैं बराबर वेग से, एगो वो वाले रोड पे एगो ये वाले रोड पे, दोनों बराबर वेग से जा रहे हैं। आपसे कहा जाए किसका संवेग ज्यादा होगा, तो किसका, ट्रक का। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग भी ज्यादा होता है। ये तब होगा जब वेग बराबर होगा। अगर वेग बराबर नहीं है तो बदल जाएगा। ठीक है, अगर दो वस्तुओं के वेग बराबर हैं तो जो वस्तु भारी होगी उसका संवेग ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां लिखेंगे अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। और ये तब होगा जब इनके वेग क्या होंगे, बराबर बराबर। है नहीं दिखता, सब दिखता तो होगा। और क्या हो गया। चलिए, तो ये रहा कि दो वस्तुएं समान वेग से गति कर रही। ठीक है, तो जो वस्तु भारी होगी उसका संवेग अधिक होगा और जो वस्तु हल्की होगी उसका संवेग कम होगा। लेकिन अगर दो वस्तुएं, यदि दो वस्तुएं समान संवेग से गतिशील हैं, दो वस्तु हैं लेकिन दोनों के संवेग बराबर हों, गतिशील हों तथा उनके वेग क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न भिन्न। तो मान लो दो वस्तु है, ठीक, दोनों के संवेग क्या हैं, बराबर, संवेग समान और वेग क्या हो, भिन्न भिन्न। मान लो एक वो यहाँ पे ट्रक है, ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक, इसका द्रव्यमान है और इसका वेग है, ठीक। और एक दूसरा है ये वाला, इसका द्रव्यमान है
और इसका वेग है v2। ठीक, दोनों के संवेग क्या है, बराबर है। मतलब पहले वाले का संवेग p1 है m इंटू v1, दूसरे वाले का संवेग p2 है m इंटू v2। चूंकि p1 बराबर क्या है, दोनों के संवेग बराबर है ना, तो p1 हो गया m इंटू v1 और ये हो गया m इंटू m को इधर भेजो तो कैपिटल M बटा स्मॉल m इधर जाएगा तो v2 बटा v1। सही है ना। अब देखना भाई, पूरा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। हाँ चलो देखो, हमने स्मॉल m को इधर भेजा, तो इधर भेजेंगे तो कैपिटल M का स्मॉल m क्या हो जाएगा, बटा, और v1 को इधर भेजा तो हो जाएगा v2 बटा v1। ये दोनों भिन्न बराबर हो गए। इस भिन्न में ऊपर वाला जो है नीचे वाले से क्या है, बड़ा है। मतलब त्वरक के द्रव्यमान कार्य के द्रव्यमान से क्या है, बड़ा है। उसी तरह इस भिन्न में भी v1 से बड़ा कौन होगा, v2। हो या नहीं होगा। जब इस भिन्न में अंश बड़ा है हर से, तो इस भिन्न का भी अंश बड़ा होगा हर से। v2 बड़ा होगा किससे, v1 से। v2 किसका है, कार का, यानी कार सबसे अधिक वेग से चलेगा। ठीक है, अगर दो वस्तुएं समान संवेग से जा रही हैं तो जो वस्तु हल्की होगी उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कार हल्की है तो उसका वेग ज्यादा है, ट्रक वजन वाला है तो उसका वेग कम होगा। ये तब होगा जब दोनों के संवेग बराबर रहेंगे। इसका मतलब कार का वेग ट्रक के वेग से अधिक होगा। समझ में आ गई बात। देखिए, दो कंडीशन हमने बताया, एक दो वस्तुएं हैं अलग अलग द्रव्यमान के और उनके वेग क्या हो, समान हो, तो जो भारी होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। लेकिन अगर दो वस्तुएं अलग अलग द्रव्यमान के हों, उनके वेग अलग अलग हों लेकिन संवेग बराबर हो, तो जो वस्तु हल्की होगी वो अधिक वेग से जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो, चलो इधर देखो, गतिज ऊर्जा रेखीय संवेग के पद में, गतिज ऊर्जा का सूत्र संवेग के पद में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 m इंटू, यही होता है ना, 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का क्या है, सूत्र है। यानी कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वो भी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। इसको संवेग के पद में लिखना, कैसे लिखेंगे देखो, 1/2 m से ऊपर और m से नीचे, तो m से ऊपर गुणा करोगे और m से नीचे, ऐसे हो जाएगा। भाई ऊपर m से गुणा किए तो m² हो गया और नीचे m से गुणा किए m। ठीक, k बराबर 1/2, m पे भी 2 घात, v पर भी 2 घात, दोनों को एक ब्रैकेट में करके पूरे पे 2 घात बटा, चूंकि p बराबर क्या होता है, संवेग बराबर यही होता है ना, तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, p क्या लिख सकते हो, तो k बराबर 1/2 p² बटा
ये हो गया गतिज ऊर्जा संवेग के पद में। नहीं हो गया? समझ में आ गया? फटाक से नोट कर लो।